मुझे इसी बात पे हैरानी है कि लोग इसको पॉजिटिव इंटरिम ऑर्डर कैसे मान रहे हैं। ठीक है, वो आपकी बात है, अगर आप सिर्फ स्टे देखें तो ठीक है, लेकिन स्टे के पीछे कुछ रीजनिंग यूज किया है ना, रीजनिंग तो प्रॉब्लमेटिक है ना। कोर्ट क्या कह रही है कि अब गवर्नमेंट जो है वो रूल्स बनाए, ये हमको बताए कि वो कैसे डिटरमिन करेगी कि कौन मुसलमान है। व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब ये है कि अब गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कौन मुसलमान है कौन नहीं है। कौन सी ऐसी चीज़ें थीं जिनके ऊपर मेजर प्रॉब्लम्स कम्युनिटी की तरफ से या वो लोग जो पिटिशंस फाइल कर रहे थे, जो एतराज़ जता रहे थे कि इस एक्ट में ये प्रॉब्लम्स हैं और इस वजह से हम इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये जो डिबेट है कि वक्फ होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ठीक है, कितना होना चाहिए, ये डिबेट कन्वर्जन की डिबेट नहीं है, ये डिबेट इनहेरिटेंस और वक्फ की डिबेट है, जिसका कहीं भी कोर्ट ने जिक्र नहीं किया इसमें। तो ये जो लॉजिक कोर्ट उठा रहा है ये बाइगमी से उठा रहा है। हालांकि ये जो डिबेट है ये डिबेट वक्फ और इनहेरिटेंस की डिबेट है। मुसलमानों के बीच में 1923 में जो डिबेट हो रही है वक्फ और इनहेरिटेंस के सेंस में हो रही है। वो पर्सनल लॉ शरीयत के साथ जो हुआ कि उसका जब पर्सनल लॉ में कन्वर्जन होता है तो उसके अंदर जो इंटरप्रिटेशन वोकैबलरी होती है वो एलियन है और उसकी वजह से उसकी फ्रेमवर्क का रिडक्शन हो रहा है। कोर्ट ये लॉजिक ले रही है कि वक्फ बाय यूजर को लोग यूज कर रहे हैं गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को इंक्रोच करने के लिए, विच इज द लॉजिक ऑफ द गवर्नमेंट। और इसका एंड क्या है? गवर्नमेंट आज की डेट में आपके कम्युनिटी राइट्स पे बोल रही है, गवर्नमेंट कल को आपके फैमिली राइट्स पे बोल सकती है। पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि पॉलिटिक्स जो है वो हर लेवल पे है। इंस्टीट्यूशंस में अपनी एक पॉलिटिक्स होती है, लॉ की अपनी पॉलिटिक्स है, पार्लियामेंट की अपनी पॉलिटिक्स है, जुडिशरी की अपनी फ्रेमिंग है, पॉलिटिक्स है। नाउस के पॉडकास्ट में आपका फिर से स्वागत है। आज के एपिसोड में हम सुप्रीम कोर्ट के कल के वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 पर दिए गए जजमेंट पर बात करेंगे। 4 अप्रैल 2025 को पार्लियामेंट ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पास किया था। इस एक्ट को मुस्लिम समुदाय ने अपनी वक्फ प्रॉपर्टीज पर सीधा हमला माना। चिंता ये थी कि इससे उनके रिलीजियस मामलों में उनकी अपनी अथॉरिटी कम हो जाएगी और वक्फ की ज़मीनों पर कब्जा होने का खतरा और बढ़ जाएगा। मुस्लिम लॉ में, शरीयत में ओरल वक्फ को रिकॉग्नाइज किया जाता है। ये अमेंडमेंट एक्ट उसको ख़त्म करता है। इसी वजह से संसद से लेकर सड़क तक विरोध हुआ और सुप्रीम कोर्ट में भी कई पिटीशंस दाखिल की गईं। कल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना इंटरिम जजमेंट सुनाया। कुछ लोग इस फैसले को सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन असल में ये जजमेंट की लैंग्वेज में काफ़ी एम्बिग्युइटी है। आज के एपिसोड में हम सुप्रीम कोर्ट के इस नए फैसले के पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि आगे चलकर वक्फ और मुस्लिम समुदाय पर इसका क्या असर हो सकता है। इस बातचीत के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर निजामुद्दीन अहमद सिद्दीकी साहब, जो प्रोजेक्ट मिशकात के फाउंडर हैं और साथ ही नाउस के कंसल्टिंग एडिटर भी हैं। प्रोजेक्ट मिशकात एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लॉ, रिलीजन और आइडेंटिटी के इंटरसेक्शन को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करता है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ निज़ाम भाई कि ये सेलिब्रेट क्यों किया जा रहा है? मतलब ऐसा बाबरी के भी मल्टीपल जजमेंट्स में हुआ। आप जो मुझे बता रहे थे और वो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था कि जो वोकैबलरी जजमेंट्स में क्रिएट होती है उससे किस तरह की एम्बिग्विटी बनती है कि लोग, हर तरफ के लोग उसको एक डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, लेकिन उसका एक्चुअल जो मटेरियल है वो एक तरह बायस्ड होता है और अल्टीमेटली वो उस कम्युनिटी को, जिस कम्युनिटी को ये लग रहा है कि उसकी बेनिफिट है, वो उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो इस पर्टिकुलर कानून में क्यों सेलिब्रेशन हो रहा है और आपको कहाँ कहाँ एम्बिग्विटी दिख रही है? देखिए, बहुत शुक्रिया अली भाई। इसमें सेलिब्रेट क्यों हो रहा है उसकी आई थिंक बड़ी वजह ये है कि लोग ज़्यादातर जो है वो कंक्लूजन देखते हैं। जो जो जजमेंट का कंक्लूजन है, जिसको आप ऑपरेटिव पार्ट कहते हैं, लोग ज़्यादातर उस पे ध्यान देते हैं और उसकी बेसिस पे अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। एक चीज़ तो ये है।
दूसरी चीज़ ये है विच आई थिंक इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि जिस तरीके से न्यूज़ को ब्रेक किया जाता है कि न्यूज़ चैनल्स जो हैं compete करते हैं कि मैं पहले ब्रेक करूं इस न्यूज़ को, मैं पहले करूं। ऑर्गेनाइजेशंस, लोग, प्रोमिनेंट पीपल, दे आर आल्सो इन द रेस नाउ, दे डू द सेम थिंग कि हम पहले अपना रिएक्शन दें। तो इन मैनी इंस्टेंसेस वो चीज़ों को नहीं पढ़ते। नाउ ये जो इंटरिम जजमेंट है, नाउ इंटरिम ऑर्डर है, इसका टाइटल जजमेंट है, इन्होंने जजमेंट दिया है टाइटल। ये 128 पेजेस का है नाउ। और अगर आप लोगों का रिएक्शन देखेंगे तो रिएक्शन इमीडिएटली आना स्टार्ट हो जाता है। तो विच मीन्स दे हैव नॉट गॉन थ्रू द ऑर्डर, है ना, दे हैव ओनली लुक्ड एट द लास्ट पेज प्रोबेबली, है ना, शायद बिल्कुल आखिरी पेज उन्होंने देखा है, दूसरा पेज देखा है, आखिरी 2 पेजेस, उसकी बेसिस पे अपना ओपिनियन बनाया है। इंटरिम ऑर्डर जो है वो मेन ऑर्डर से डिफरेंट, मेन जजमेंट से डिफरेंट इसलिए होता है क्योंकि उसमें राइट्स और ड्यूटीज़ या ऑब्लिगेशंस डिस्कस नहीं किए जाते जल्दी। इसका पर्पस सिर्फ ये था कि क्या इस कानून को स्टे किया जाए या ना किया जाए, और अगर किया जाए तो किस लेवल पे किया जाए। तो ये है इसका इंटेंशन। तो आप जो हैं वो सिर्फ ये देखते हैं कि किस प्रोविज़न को स्टे किया है, किसको नहीं किया, उसकी बेसिस पे आप अपना जजमेंट लेते हैं। आप कहते हैं भाई इसको स्टे कर दिया, इसका मतलब बहुत बढ़िया है ना, हम भी यही चाहते कि ये स्टे हो जाए। लेकिन आप जो कोर्ट ने जो रीजनिंग दी है वो आपने नहीं देखी, है ना, और कई जगह वो रीजनिंग प्रॉब्लमेटिक है। उसकी वजह क्यों प्रॉब्लमेटिक है? क्योंकि देखिए कोर्ट की प्रोसीडिंग्स एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, है ना। जो आप आर्ग्यू करते हैं वही कोर्ट कंसीडर करती है। कहने का मतलब पार्टीज जो आर्ग्यू करती हैं उसी की बेसिस पे कोर्ट डिसीजन देती है। और इंटरिम ऑर्डर जो है वो नेक्स्ट जो हियरिंग है उससे कनेक्टेड होता है। कोर्ट लॉजिकली कभी भी ये काम नहीं करेगी कि आज एक बात बोल रही है और उसी केस में कल उसका बिल्कुल उल्टा बोल दे। ऐसा नहीं होता है। एक लॉजिकल प्रोग्रेशन होता है ना, एक लॉजिकल कंटिन्यूटी होती है। तो आपको इस इंटरिम ऑर्डर में कई जगह रीजनिंग मिल जाएगी कोर्ट की कि वो किस बेसिस पे इस इंटरिम ऑर्डर को उसने दिया है, ठीक है। और कई जगह वो रीजनिंग प्रॉब्लमेटिक है। और आपको ये समझ जाना चाहिए कि मोस्ट प्रोबेबली कोर्ट इसी रीजनिंग को फॉलो करेगी अपने फाइनल जजमेंट में भी, है ना। ऐसा नहीं है कि वो इस रीजनिंग से अलग नहीं हट सकती है, बट वी आर लुकिंग एट दी पॉसिबिलिटीज। हम पॉसिबिलिटीज देखते हैं। अब ज़्यादातर पॉसिबिलिटी ये होती है, इट इज हाईली प्रोबेबल कि कोर्ट अपनी रीजनिंग को पहले ही स्टेज बाय स्टेज या उसको कंटिन्यू करती है कोर्ट, है ना। और यहाँ पे रीजनिंग दी हुई है कोर्ट ने कई इंस्टेंसेस में। इस जजमेंट पे जब हम बात कर रहे हैं, और उससे पहले हम लोग ये अगर ऑडियंस को बता दें कि कौन सी ऐसी चीज़ें थीं जिनके ऊपर मेजर प्रॉब्लम्स कम्युनिटी की तरफ से, या वो लोग जो पिटिशंस फाइल कर रहे थे, जो एतराज़ जता रहे थे कि इस एक्ट में ये प्रॉब्लम्स हैं और इस वजह से हम इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर बेसिकली हम बोले, क्योंकि वो कंक्लूजन से भी बाइंड कर रहा है और इस लॉजिक से भी पूरा बाइंड कर रहा है, बहुत ब्रीफली कि क्या मेजर इश्यूज थे जो वक्फ के लॉ को लेके लोगों को थे, और फिर हम एक वन बाय वन उन इश्यूज पे देखेंगे कि किस तरह से जो कोर्ट ने है अपनी रीजनिंग की है कि जिसमें एम्बिग्विटी भी है और उसका मोस्ट प्रोबेबल रिजल्ट कम्युनिटी के राइट्स को मार्जिनलाइज या ख़त्म करना है। देखिए पहली चीज़ जो कंटेस्टेड थी वो थी कि आपको अपने आप को डिमॉन्स्ट्रेट करना होगा कि आप मुसलमान हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स, ठीक है। कोर्ट ने ये कहा कि ये स्टे रहेगा इस पे, ठीक है। लोगों को बहुत अच्छा लगा। स्टे रहेगा कि मतलब इसको अप्लाई नहीं किया जाएगा, अप्लाई नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसका मतलब आपको ये दिखाना ज़रूरी नहीं है कि आप मुसलमान हैं 5 साल से, ठीक। लोगों के लिए बड़ी अच्छी बात है ये कि साहब ये लॉ जो है ये तो स्टे हो गया, अब तो ये अप्लाई नहीं होगा। लेकिन कोर्ट की रीजनिंग क्या है? कोर्ट की रीजनिंग ये है कि
बहुत से ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं जहाँ पे नॉन मुस्लिम मुस्लिम बनते हैं हम्म और फिर वो वक्फ करते हैं, हम्म ठीक है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये प्रोविज़न की बात की गई है, ठीक है। दूसरी बात जो कोर्ट ये कहती है कि हम इस पे स्टे क्यों लगा रहे हैं। कोर्ट ये कहती है हम इस पे स्टे इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने हमको ये नहीं बताया कि वो डिटरमिन कैसे करेगी कि 5 साल तक मुसलमान कैसे रहेंगे, ठीक है। इसमें 2 चीज़ें हैं, ठीक है। पहली चीज़ तो ये कि आपके पास कितने इंस्टेंसेस ऐसे हैं जो ये डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि नॉन मुस्लिम मुसलमान बन के वक्फ किया है उसने। पहली चीज़ तो ये है। ये जो आपकी इन्फॉर्मेशन है किस बेसिस पे है, ये अंडरस्टैंडिंग आपकी किस बेसिस पे है। ऑफ कोर्स ये मेरिट की बात नहीं है, वी आर नॉट डिस्कसिंग द मेरिट्स ऑफ द केस, बट ये लॉजिक तो कोर्ट ने अप्लाई किया है ना। कोर्ट का ये कहना है कि लोग कई बार अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए वक्फ करते हैं। प्रॉपर्टी को बचाने के लिए वक्फ करते हैं का क्या मतलब? नॉन मुस्लिम से मुस्लिम होते हैं, वक्फ कर देते हैं, प्रॉपर्टी बच जाती है, ठीक है। हालांकि ये जो डिबेट है जो 1923 में स्टार्ट होती है, जहाँ पे ये कहा जाता है कि साहब मुसलमान भी चाहते हैं कि वक्फ का लॉ बने क्योंकि बहुत मिसयूज़ हो रहा है, ठीक है। पता नहीं चल रहा कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ है कौन सी नहीं है, कैसे हो रही है, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, इसको हम कैसे रिजॉल्व करें। तो 1923 में लॉ बनाने की बात थी कि भाई वक्फ पे लॉ बनना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम कन्वर्जन की वजह से नहीं हो रही है। ये डिबेट इनहेरिटेंस वर्सेस वक्फ की डिबेट है, ठीक है, कि मुसलमान ऐसे कुछ मुसलमान ये काम कर रहे हैं कि वो प्रॉपर्टी को वक्फ कर दे रहे हैं ताकि उनको इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टी ना जाए, प्रॉपर्टी का पार्टीशन ना हो, जो उनके बच्चे हैं उनमें प्रॉपर्टी तकसीम ना हो, प्रॉपर्टी फैमिली में ही रहे, प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, ठीक है। तो ये जो डिबेट है कि वक्फ होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ठीक है, कितना होना चाहिए, ये डिबेट कन्वर्जन की डिबेट नहीं है, ये डिबेट इनहेरिटेंस और वक्फ की डिबेट है, जिसका कहीं भी कोर्ट ने जिक्र नहीं किया इसमें। तो कोर्ट क्या कर रहा है, सेलेक्टिवली बस ये बता रहा है कि उस टाइम पे डिस्कशन हो रहा था जी। कि वक्फ की प्रॉपर्टी के इस पे स्टेटस पे, जी। लेकिन वो किस वजह से हो रहा था वो नहीं जाहिर कर रहा है। देखिए कोर्ट क्या कहती है, कोर्ट ये कहता है कि पैराग्राफ 136, in 1923 the legislature had noticed that it was common that a waqf endowment had come to be regarded by the public as only a clever device to tie up property in order to defeat creditors, ठीक है। वक्फ लोग कर रहे हैं क्लेवर डिवाइस की तरह ताकि वो अपने ऑब्लिगेशन से बच सकें, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पैराग्राफ 138 में कोर्ट क्या कहता है, बाइगेमी की बात करता है कोर्ट। ये केस वक्फ का है, इसमें शादी का क्या रिलेशन है। कोर्ट उसमें बाइगेमी की बात करता है कि साहब लोग कन्वर्ट होते हैं मुसलमान में और दूसरी शादी कर लेते हैं। ये लॉजिक कोर्ट एक पैराग्राफ में देता है और फिर 139 में आ जाता है, द प्रोविजन हैज़ बीन इनैक्टेड विद अ व्यू टू इंश्योर दैट ओनली पर्सन्स हु आर जेन्युइनली प्रोफेसिंग इस्लामिक रिलीजन एंड हैव नॉट कन्वर्टेड देमसेल्व्स टू इस्लाम, सिर्फ यही लोग वक्फ कर रहे हैं। तो ये जो लॉजिक कोर्ट उठा रहा है ये बाइगेमी से उठा रहा है। हालांकि ये जो डिबेट है ये डिबेट वक्फ और इनहेरिटेंस की डिबेट है। मुसलमानों के बीच में 1923 में जो डिबेट हो रही है वक्फ और इनहेरिटेंस के सेंस में हो रही है, वो इस सेंस में नहीं हो रही है ना। दूसरी चीज़ जो है जिसको लोग बहुत अच्छा कह रहे हैं कि साहब 5 साल का वो उन्होंने स्टे कर दिया, और कोर्ट ने स्टे क्यों किया। कोर्ट ने ये कहा कि हमें ये नहीं मालूम कि आप कैसे डिटरमिन करेंगे कि मुसलमान है कौन। तो कोर्ट क्या कह रही है कि अब गवर्नमेंट जो है वो रूल्स बनाए, ये हमको बताए कि वो कैसे डिटरमिन करेगी कि कौन मुसलमान है। व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब ये है कि अब गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कौन मुसलमान है कौन नहीं है।
हालांकि पिछली बार में ये अभी तक नहीं कहा गया था कि हु विल बी द डिसीजन मेकर, कि कौन मुसलमान है इस बार, जी बल्कि इसको और ज़्यादा कॉन्क्रिटाइज कर दिया गया। तो जी इससे जैसे एक ज़माने में आपने पिछले पॉडकास्ट में बताया था कि पर्सनल लॉ शरीयत के साथ जो हुआ कि उसका जब पर्सनल लॉ में कन्वर्जन होता है तो उसके अंदर जो इंटरप्रिटेशंस वोकैबलरी होती है वो एलियन है, और उसकी वजह से उसकी फ्रेमवर्क का रिडक्शन हो रहा है। जी तो अब जो डिसीजन लेगा कि हु इज़ अ मुस्लिम, वो उसका नुआंस जाने बगैर भी उसको डेफिनेशन को बना सकता है। बिल्कुल। कोर्ट एक्चुअली इसको कॉम्प्लिकेट कर दे रही है। हम्म, ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट हो गया अब। हम्म, क्यों? क्योंकि अभी तक आपके कहने से आप मुसलमान थे, आपके करने से वक्फ हो जाता था। अब कोर्ट कह रही है कि नहीं, लोग कन्वर्ट होके भी करते हैं वक्फ। जैसा मैंने कही, पता नहीं कहाँ से आ रहा है लॉजिक। दूसरी चीज़ कि कन्वर्ट होके भी करते हैं तो क्या प्रॉब्लम है? मतलब हाँ अगर कोई अपने मन से जी एक धर्म से दूसरे धर्म में उसका कन्वर्जन हो जा रहा है, मान लीजिए जी चाहे वो मुसलमान से हिंदू बन जा रहा है, तो उसके बाद वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली लॉ को अडॉप्ट करना चाहे नहीं चाहे, वो तो क्योंकि उसका स्टेटस चेंज हो गया ना। तो अगर वो मुसलमान हो गया और उसके बाद वो अगर वक्फ करना भी चाह रहा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नहीं, लेकिन मैंने इसीलिए कहा ना, वो उसको बाइगमी से जोड़ दे रही है ना, हम्म, कि बहुत से लोग जिनको दूसरी शादी करनी होती है हम्म, वो मुसलमान हो जा रहे हैं और दूसरी शादी कर ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि मुसलमान के लिए बाइगमी अलाउड है, एज ए क्राइम नहीं है। ठीक है, ये लॉजिक जो है ये कोर्ट इसमें यूज कर रहा है, विच डज नॉट मेक एनी सेंस। वक्फ से कैसे करना है, नहीं हो वक्त रहा से है। इसका कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, और आप ये कह रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रूल्स बनाए कि वो मुसलमान कैसे बताएगी कि कौन मुसलमान है। बेसिकली कोर्ट ये आप ये कह रहा कॉम्प्लिकेट है कर रहे कि हैं इसको। उसको कोर्ट इंटेंशन पे बात कर रहा है, कि एब्सोल्युटली। अगर आप वो ये भी बताएगा कि अगर किसी की अगर मान लीजिए शादी हो गई या कुछ हो गया, वो उसमें ये बोल सकता है कि इसकी इंटेंशन मुसलमान होने की सही नहीं है, तो अब ये वक्फ नहीं कर सकता। और इंटेंशन और कौन मुसलमान है दोनों गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। जी, ये कॉम्प्लिकेट हो गया। हम्म, ये एक चीज़ है ना। दूसरी चीज़ जिस पे लोग तो स्टे बस इस पे आया है कि क्योंकि अभी रूल नहीं है, क्योंकि रूल नहीं है। उस वक्त तक आप ये चीज़ ना कीजिए, जी और आप रूल बना दीजिए। जी एक बार जैसा आपसे पूछा गया सीए के रूल बना दीजिए, जी रूल बना दीजिए, उसके बाद कीजिए। हाँ, रूल बनाइए, फिर देखते हैं हम क्या देखते है हैं। ना। दूसरी चीज़ क्या है इसमें, एक चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट है कि जो आप जिसको आप कह सकते हैं कि वेलकम स्टेप है। सेक्शन 3C जो अमेंडेड एक्ट है उसका ये कहता है कि अगर आपको पता करना है कि कोई प्रॉपर्टी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है या नहीं है, कहने का मतलब ये एक सिचुएशन ऑफ क्लैश है बिटवीन वक्फ प्रॉपर्टी एंड गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। ऐसी सिचुएशन में सेक्शन 3C ये कहता है कि एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर होगा जो इस बात को डिटरमिन करेगा कि ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है या नहीं है। ठीक है, और वो ऑफिसर फिर उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड में चेंज करेगा। अगर उसको पता चला, अगर उसके डिटर्मिनेशन में ये है कि ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, तो फिर वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसका चेंज होगा। ठीक है, और वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में चेंज होने के बाद स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड को बताएगी कि साहब ये चेंज हो गया है। इसमें एक प्रोविजन था, ऐड किया गया था, वो ये था कि जब तक ये डिटर्मिनेशन चलेगा, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन, मैंने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया, ठीक है, और मुझे 2 महीने लग रहे हैं ये पता करने में कि ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है या नहीं, तो ये जो 2 महीने हैं, इन 2 महीनों में उसको वक्फ नहीं माना जाएगा, उसकी फंक्शनैलिटी सीज हो जाएगी। उसकी फंक्शनैलिटी सीज हो जाएगी। ये एक प्रोविजन डाला गया था सेक्शन 3C में। ठीक है, कोर्ट ने कहा है कि भाई ये हटा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आर्बिट्रेरी है। ठीक है, देखिए एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि जो पार्लियामेंट है वो कॉम्पिटेंट होता है किसी भी लॉ को बनाने के लिए। ठीक है, तो आप जब किसी भी लॉ को चैलेंज करते हैं बिफोर द कोर्ट, उसके 3 ही ग्राउंड होते हैं, जो एक नंबर ऑफ डिसीजंस हैं जिनमें कहा गया, इस जज इस ऑर्डर में कई पेजेस में उस बात को डिस्कस किया है इन्होंने, कि 3 ही ग्राउंड है जिस पे किसी भी लॉ को चैलेंज किया जा सकता है। एक, कॉम्पिटेंसी ऑफ द लेजिस्लेचर,
ठीक है, कि लेजिस्लेचर कॉम्पिटेंट नहीं है। कॉम्पिटेंट का मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में शेड्यूल 7 में लिस्ट है, एक लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स है जिस पे यूनियन लॉ बनाता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, एक लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जिसमें स्टेट लॉ बनाता है जो स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं, जैसे बिहार का है, यूपी का है, झारखंड है, और एक तीसरी लिस्ट है जिस पे दोनों बना सकते हैं। ठीक है, अगर कोई सब्जेक्ट मैटर ऐसा है जो स्टेट की लिस्ट में है और पता चला पार्लियामेंट ने उस पर लॉ बना दिया, तो पार्लियामेंट कॉम्पिटेंट नहीं है उस पर लॉ बनाने में। स्टेट चैलेंज कर सकता है, स्टेट चैलेंज, उसको चैलेंज किया जा सकता है कि साहब आप नहीं बना सकते इसको लॉ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऑफ कॉम्पिटेंसी पे आप किसी भी लॉ को चैलेंज करते हैं। दूसरा जो लॉ का चैलेंज करने का ग्राउंड है वो वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, कि अगर कोई लॉ फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो उसको उठा के फेंक देंगे आप। ठीक है, ये ग्राउंड लिया है सबने जिन्होंने भी इस लॉ को चैलेंज किया है कि दिस इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज, यस, फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज। तीसरा ग्राउंड जो है लॉ को चैलेंज करने का, उसको कहते हैं आर्बिट्रेरीनेस। ये लॉ आर्बिट्रेरी है। ठीक है, कोई सेंस नहीं बनता इसका, है ना, कोर्ट बिना मतलब इसका कोई लॉजिक नहीं है, कहाँ से आ गया ये, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो सेक्शन 3C का ये जो प्रोविज़ो है कि इस टाइम तक वक्फ की फंक्शनैलिटी सीज हो जाएगी, उसको कोर्ट ने आर्बिट्रेरीनेस के बेसिस पे स्टे किया। ठीक है, कि साहब ये नहीं अप्लाई हो सकता क्योंकि आर्बिट्रेरी लगता है ना। क्यों रुके, इसका कोई लॉजिक नहीं है। जब डिसीजन हो रहा है उस टाइम तक जो चल रहा है चलने दो। हाँ, जो चल रहा है, जो पहले था वो चलने दो। हाँ, अब ये स्टे है, अब ये प्रोविजंस रहेंगे नहीं रहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, ये बाद की डिसीजन में बात होगी। जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की डिसीजन बैठती है जो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी डिसाइड करेगी कोर्ट, तब की बात है। लेकिन फिलहाल ये आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, जो तीसरी चीज़ है वो ये कि कोर्ट ने यहाँ पे एक बात हुई थी कि नॉन मुस्लिम्स को बोर्ड में मेंबरशिप मिलनी चाहिए। पैराग्राफ 182 में कोर्ट ये कहता है कि सेक्शन 9 जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल का है, 22 मेंबर में से 12 मेंबर नॉन मुस्लिम होंगे। ठीक है, मोर देन हाफ। ठीक है, वक्फ बोर्ड में 11 मेंबर्स में से 7 मेंबर नॉन मुस्लिम होंगे। 11 में से 7, विच इज़ अगेन मोर देन हाफ, है ना। ये रीडिंग कोर्ट की भी है जो लैंग्वेज ऑफ द लॉ है, ये रीडिंग हमारी भी है, ये रीडिंग पेटिशनर्स की भी है कि साहब मोर देन हाफ हो रहा है नॉन मुस्लिम। जब तुषार मेहता पहुंचते हैं वो कहते हैं साहब आप नहीं समझ रहे ये 12 और 7 नहीं है, ये 4 और 3 है। ये किसी को समझ में नहीं आ रहा ये इंटरप्रिटेशन कहाँ से आ रहा है कि साहब ये 4 होगा 3 होगा। बट ठीक है, कोर्ट ने क्या किया है, कोर्ट ने कहा कि ठीक है साहब हम आपकी बात मान लेते हैं, ये जो है ये 4 और 3 ही रहेगा। बेसिकली ये उस तरह से देखा जा सकता है कि रियल आर्ग्यूमेंट तो ये है कि एक मुस्लिम कम्युनिटी की जो कलेक्टिव प्रॉपर्टी है उसमें कोई नॉन मुस्लिम क्यों हो। रियल आर्ग्यूमेंट तो ये था, रियल आर्ग्यूमेंट ये है। और उन्होंने बोला मोर देन 50% करके, उसके बाद बोला चलो मोर देन 50% नहीं लेकिन कोई ना कोई रहेगा। हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अच्छा, और कोर्ट ने उसको माना कि कोर्ट ने बेसिकली जस्टिफाई कर दिया कि मुस्लिम के इंटरनल कम्युनिटी मैटर्स में नॉन मुस्लिम्स का रोल रहेगा। जी, अब और इंटरेस्टिंग बात सुनिए, पैराग्राफ 184 देखिए, कोर्ट क्या कहती है। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई जजमेंट पढ़ना ज़रूरी है। ये वाला इंटरिम ऑर्डर जो है इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्या कह रही कोर्ट 184 में, पैराग्राफ 184 में, We do not wish to go into the question qua inclusion of non-Muslim members। हम इस डिबेट में नहीं जाना चाहते फिलहाल क्योंकि मेरिट का स्टेज नहीं है। हम सिर्फ स्टे और नॉन स्टे की बात कर रहे हैं कि कंटिन्यूएशन ऑफ लॉ या स्टे ऑफ लॉ, इसकी बात कर रहे हैं हम ये इस डिबेट में नहीं जाना चाहते कि नॉन मुस्लिम इसमें होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। ये डिबेट तब होगी
ये 184 में बोल रही है, और 185 में क्या बोल रही है? वी propose to issue a direction that the Central Waqf Council should not have non-Muslim members exceeding 4. तो जब डिबेट में नहीं पढ़ रहे हैं तो डिबेट ये रेफर क्यों कर रहे हैं? सिंपल बोलना था कि या तो होगा या नहीं होगा, जी, फिर उसके बाद आप इंटरप्रिटेशन क्यों कर रहे हैं किसी का? यस, दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। जब आप कह रहे हैं हम डिबेट में नहीं पढ़ेंगे फिर तो भी आप फिर डिसाइड क्यों कर रहे हैं? ये हो क्या रहा है फिर यहाँ? इनकंसिस्टेंसी हो रही है। ये आपका इंटेंशन शो कर रहा है कि आगे जाके आप क्या करेंगे? इसी लाइन पे जजमेंट आ जाएगा फिर, है ना? तो आप इसको ऐसे सेलिब्रेट नहीं कर सकते इतना इजीली। आप इतना इजीली इसको आप लेके सेलिब्रेट करें, दैट्स नॉट हाउ इट इज डन। ठीक है। और देखिए, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की एक नई पोजीशन बनाई थी इस अमेंडमेंट में, 25 अमेंडमेंट में, और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को लेके बहस हो रही थी कि साहब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन होगा। ठीक है, अब वो भी मैं आपको बताऊं, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को लेके कोर्ट का जो आर्ग्यूमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है। कोर्ट का ये कहना है कि ordinarily the person occupying the post of chief executive officer would normally be a person belonging to the Muslim community. नॉर्मली यही होगा कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो मुसलमान होगा। मतलब क्या है इसका? नॉर्मली होगा क्या मतलब होता है? ठीक है, मतलब ये कि एक्सेप्शन क्रिएट किया जा सकता है जब चाहे। आप लैंग्वेज बहुत एम्बिगुअस है ना, क्योंकि ये पूरी डिबेट इसी पे है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नॉन मुस्लिम भी हो सकता है। ठीक है, तो कोर्ट क्या कह रही है डिबेट कि ये हुई थी कि ये जो पोजीशन है, हाँ, ये पोजीशन क्योंकि अगेन कम्युनिटी इशू है, कम्युनिटी राइट्स हैं, उसको जो भी उसका हेड होगा वो मुस्लिम या उसी समाज से आना चाहिए, हाँ, जिस समाज का इशू है जी, तो लॉ में ये आया था कि नहीं, इसमें नॉन मुस्लिम भी हो सकता है। इतना लूज लैंग्वेज है उसकी कि वहां पे नॉन मुस्लिम भी आ सकता है। तो इन्होंने क्या किया कि रीफ्रेम किया कि ऑर्डिनरीली मुसलमान ही होगा इन ऑल केसेस, क्योंकि ज़्यादातर मुसलमान हैं या प्रोसेस ऐसे होगा, लेकिन नॉन मुस्लिम भी हो सकता है। ये इन्होंने कहा नहीं, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन ही हो सकता है। इससे आगे कोर्ट जो आप बोल रहे हैं वही बात आती है इन अ वेरी डिफरेंट सेंस। कोर्ट ये कहती है कि भाई हम तो आपको पहले बता चुके हैं कि साहब बोर्ड में 11 मेंबर होंगे, सिर्फ 3 ही नॉन मुस्लिम होंगे, वैसे भी आपके पास मेजॉरिटी है, और सीईओ जो है वो बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेशन में काम करेगा, बोर्ड के अंडर में काम करेगा। तो आप इस डिबेट में पढ़ते ही क्यों हैं कि मुसलमान है नॉन मुस्लिम है? कहने का मतलब ये, आप इस डिबेट में पढ़ते ही क्यों? जब आपकी मेजॉरिटी है तो आप ही के हिसाब से काम होगा। लेकिन उसमें ये इंटरप्रिटेशन या ये रियलिटी कि किस तरह से जो विद इन द कम्युनिटी भी जी, जो इस तरह के लोग होते हैं जो एक तरीके से कम्युनिटी राइट्स को ना प्रिजर्व करते हुए वो कम्युनिटी राइट्स के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। वो मतलब नेमिंग में नहीं है जी, कि एट द एंड ऑफ द, जैसे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है उसमें जो मुस्लिम्स हैं वो एट द एंड ऑफ द डे वो पोजीशंस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, बट उनका मेजोरिटेरियन लॉजिक है। जी, वही बात है ना। देखिए, जब आप गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर दे देंगे बोर्ड में मेंबरशिप डिसाइड करने की, जिसको कहते हैं सर्वे करने की, डिसीजंस लेने की, और नॉन मुस्लिम्स भी आ जाएंगे उसमें, तो अब होगा क्या कि बज़ाहिर आप एक मुस्लिम बॉडी रहेंगे बट फंक्शनिंग में नहीं रह सकते आप, क्योंकि गवर्नमेंट का कंट्रोल है ना उसके ऊपर ना। देखिए, गवर्नमेंट का कंट्रोल बुरी चीज़ नहीं होती, लेकिन जो चीज़ गवर्नमेंट के कंट्रोल की थी नहीं, जो चीज़ कम्युनिटी को बिलोंग करती है वो गवर्नमेंट को बिलोंग नहीं करती है। इन दैट सेंस यूज हो जाता है गवर्नमेंट की पावर, वो गवर्नमेंट की पावर का एक्सेसिव यूज है ना। जो चीज़ गवर्नमेंट की थी, भाई ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। पूरी कहानी जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तो यही है ना, जो डिबेट चल रही है कोर्ट में
वो यही है ना। और इसका एंड क्या है? गवर्नमेंट आज की डेट में आपकी कम्युनिटी राइट्स पे बोल रही है, गवर्नमेंट कल को आपके फैमिली राइट्स पे बोल सकती है। बिल्कुल अब जैसे राजीव गांधी की गवर्नमेंट में नसबंदी का वो चला था जी ज़बरदस्ती, कि मतलब आपकी डिसीजन भी नहीं है। जी एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट अपनी एक्सेस ऑफ पावर को आपकी कम्युनिटी पर्सनल लाइफ्स तक उसका जस्टिफिकेशन क्रिएट हो रहा बिल्कुल भाई, जैसे मैंने कहा ना, एएमयू का केस क्या है है। कि भाई ये कम्युनिटी ने क्रिएट किया था इसको, हम्म, मुस्लिम्स ने क्रिएट किया था, हम्म, या स्टेट का है, ये प्योरली स्टेट का है। ठीक है, यही पूरी डिबेट है। आप इसको इतना इजीली एक को दूसरे में कन्वर्ट नहीं कर सकते ना, हम्म, कि जो कम्युनिटी की चीज़ है वो गवर्नमेंट की चीज़ नहीं हो सकती ना। हम्म। ठीक है, ये इतना इजीली नहीं है, और ये लॉजिक आपको इसमें मिलेगा। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट सबकी है और वो हर कम्युनिटी को प्रिविलेजेस देती है, नॉट जस्ट मुस्लिम कम्युनिटी, तो क्योंकि कम्युनिटी ने कोई एक इंस्टीट्यूशन बनाया तो गवर्नमेंट उसको एड कर सकती है, लेकिन फिर भी अब देखिए, इसमें एक चीज़ और है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इशू है, जो सेंट्रल इशू है, वो वक्फ पे यूज़र है, जिसको स्टे के एलिमेंट में नहीं है। स्टे नहीं है उसमें। जो स्टे वाला जो हमने कंक्लूजन पढ़ा है, यहाँ पे वक्फ बाय यूज़र का मेंशन नहीं है। अच्छा, लेकिन लोग तो इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं कि वक्फ बाय यूज़र पे स्टे लगा है। देखिए, मैं आप बता देता हूँ आपको। सेक्शन 3 प्रोफेशन ऑफ इस्लाम, दूसरा डेजिग्नेशन, ये डिटर्मिनेशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी, तीसरा डिस्पोजेशन, चौथा मेंबरशिप, पांचवा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ख़त्म। वक्फ बाय यूज़र इसमें डिस्कस नहीं किया कंक्लूजन में। ठीक है, अब आप यहाँ पे आइए वक्फ बाय यूज़र पे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। कोर्ट क्या कह रही है वक्फ बाय यूज़र में? कोर्ट का ये कहना है कि साहब 1923 में जो लॉ बना, तब क्या लॉजिक था कि साहब पता ही नहीं चल रहा कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ है कौन सी नहीं है, लोग अजीब तरीके से यूज़ कर रहे हैं, करप्शन हो रहा है, तो एक लॉ बनना चाहिए, प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, वो 1954 में भी यही बात हो रही कि प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, 2013 में भी वो कंटिन्यू हो रही हैं सारी चीज़ें। तो कोर्ट ही करीब भी बहुत पुरानी चीज़ है ये, तो आपने आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। ठीक है, तो वक्फ बाय यूज़र तो हमको समझ में नहीं आता, ये तो आपकी गलती है। ठीक है, कोर्ट इस बात को नहीं बता रही है कि पिछला लॉ 2013 के अमेंडमेंट तक वक्फ बाय यूज़र का जो मामला था या रजिस्ट्रेशन का जो मामला था, नॉन रजिस्ट्रेशन से प्रॉपर्टी नॉन वक्फ प्रॉपर्टी नहीं बनती थी। ठीक है, नॉन रजिस्ट्रेशन से कुछ और इम्प्लीकेशंस थे कि साहब मुतवल्ली की पावर को हमने कम कर दिया, आप रजिस्टर नहीं करेंगे प्रॉपर्टी, आपको ये पावर नहीं मिलेगी। लेकिन प्रॉपर्टी नॉन वक्फ प्रॉपर्टी नहीं बन रही है, वो प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी ही है। ठीक है, अब यहाँ पे कोर्ट क्या कह रही है, पैराग्राफ 150, ये देखिए आप, इफ द लेजिस्लेचर इन 2025 finds that on account of the concept of waqf by user, huge government properties have been encroached upon, and to stop the menace, it takes step for deletion of the said provision, the said amendment cannot be said to be arbitrary. कोर्ट ये लॉजिक ले रही है कि वक्फ बाय यूज़र को लोग यूज़ कर रहे हैं गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को इनक्रोच करने के लिए। ठीक है, विच इज़ दी लॉजिक ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, कोर्ट वही लॉजिक अडॉप्ट करती है कि ये कहने का मतलब जितने भी वक्फ बाय यूज़र के क्लेम है ना, ये सिर्फ इसीलिए किए जाते हैं ताकि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को इनक्रोच किया जाए। क्यों? क्योंकि अगर वक्फ होता तो आपको रजिस्टर करना चाहिए था। ठीक है, क्वेश्चन इसमें इंटरेस्टिंग क्या है, आप इसको उस वाले प्रोविजन से अगर आप लिंक करें जहाँ पे बात होती है कि साहब ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है या नहीं, जहाँ पे रेवेन्यू ऑफिसर की बात हो रही है, अगर आप दोनों को लिंक करें, दोनों ही जगह ये नहीं डिटरमिन कर रही कोर्ट कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है या नहीं, कोर्ट उल्टा डिटरमिन कर रही है कि कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है या नहीं। तो अजम्पशन फ्लिप कर दिया, एजम्पशन फ्लिप्ड है ये। ठीक है, एक्चुअली
क्वेश्चन है कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है या नहीं है। तो ये बर्डन वक्फ ऑफ प्रूफ जो है वो वक्फ के क्लेमेंट पे चला गया। एब्सोल्युटली और क्योंकि वक्फ बाय यूज़र या टेम्पल बाय यूज़र या कोई भी बाय यूज़र का ये अजम्पशन है कि भाई बाय यूजेज, क्योंकि इतने टाइम से दस्तावेज हो ना हो, जब कई 100 साल से या 50 साल से या 100 साल से चल रहा है, तो उसकी यूज़ के बेस पे प्रॉपर्टी राइट आता है। क्योंकि आप मुझे ये भी बता रहे थे कि जो प्रॉपर्टी जी राइट है या प्रॉपर्टी लॉ है, उसमें यूजेज जो है फाउंडेशनल है। ऐसा नहीं है कि कोई वक्फ बाय यूज़र में स्पेशल केस हो रहा है। कोई भी प्रॉपर्टी बाय यूजेज ही उसका क्लेम आता है। अगर कोई काउंटर क्लेम करता है तो उसको फिर दिखाना पड़ेगा कि भाई आपके पास क्या प्रूफ है कि ये इसकी नहीं मेरी प्रॉपर्टी है। देखिए, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है प्रॉपर्टी लॉ का। प्रॉपर्टी लॉ का मतलब यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसमें प्राइमरीली लैंड आता है, उस प्रॉपर्टी का सीधा सीधा लॉजिक जो है वो ये है कि लैंड जिसके पोजेशन में होता है, लैंड उसी का होता है। ये एजम्पशन माना जाता है, ठीक है। और अगर आपको उस इंसान से ज़मीन लेनी है वापस, तो आपको दिखाना पड़ेगा कि ये मेरी ज़मीन है जिस पे इसने इलीगली पोजेशन किया है, ठीक है। सो द प्रिजम्पशन अंडर लॉ इज जिसके पोजेशन में ज़मीन है उसी की ज़मीन है। तो आइडियली गवर्नमेंट के केस में भी गवर्नमेंट को प्रूव करना चाहिए कि अगर ये एनक्रोचमेंट है बिल्कुल तो ये मेरे दस्तावेज हैं, बिल्कुल और मैं प्रूव कर रहा हूँ कि मेरी प्रॉपर्टी। लेकिन इसमें उल्टा कर दे रहा है गवर्नमेंट अज्यूम कर रहा है कि ऑल सच प्रॉपर्टीज इन द कंट्री यस वेयर देयर इज नो डॉक्यूमेंटेशन। और उसमें फिर गवर्नमेंट ये नहीं बता रही है, सरकार ये नहीं बता रही है कि जिस तरह आप अज्यूम कर रहे हैं कि 100 साल से वक्फ का इशू चला आ रहा है, कि कई 100 साल से डॉक्यूमेंटेशन का भी इशू है कि हर कोई डॉक्यूमेंट नहीं करवा पाता है, नहीं होता डॉक्यूमेंट्स। एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में एब्सेंट होते हैं ज़्यादातर लोगों के पास। बिल्कुल, मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि देखिए, आप अगर वक्फ की प्रॉपर्टी, जैसे मैंने कहा ना कि ज़मीन पोजेशन की बेसिस पे होती है, और पोजेशन का मतलब यूज़ होता है, ठीक है। जिसके पोजेशन में या जिसके यूज़ में ज़मीन है उसी की ज़मीन मानी जाती है। तो कहने का मतलब वक्फ बाय यूज़र कोई यूनिक कॉन्सेप्ट नहीं है। फंडामेंटल लॉ का जो प्रिंसिपल है लैंड लॉ का, बिल्कुल वो वही है। अप्लाई किया गया बस इसमें वक्फ एज अ प्रॉपर्टी में। एक टर्म आपने क्रिएट कर दिया, एक आपने टर्म क्रिएट कर दिया वक्फ बाय यूज़र, इसलिए बड़ा यूनिक लगता है ना। ये यूनिक नहीं है, ये लॉजिक लैंड लॉ का लॉजिक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का लॉजिक। और ये मैं बता दूं, बहुत से लोगों को लॉ स्टूडेंट्स को भी नहीं मालूम होगा, ये बेस है प्रॉपर्टी लॉ का। और फॉर पीपल हु आर स्टडीइंग लॉ, दिस इज द बेस ऑफ कॉमन लॉ। और ये स्टार्ट होता है 1100 में। इतना पुराना लॉजिक है ये। मैग्ना कार्टा और ये जी, ये 1100 एडी का लॉजिक है, ये 1100-1200 एडी का लॉजिक है ये, जिससे कॉमन लॉ ऑफ इंग्लैंड निकलता है कि साहब जिसके पास ज़मीन है, जिसके पोजेशन में है, उसी की ज़मीन है। क्यों लॉजिक इसको अडॉप्ट किया गया? ताकि लोगों में लड़ाइयाँ ना हो। दो लोग आके कह रहे हैं मेरी ज़मीन है, मेरी ज़मीन है, लड़ाई हो रही है, तो इसको इस्टेब्लिश कर दिया गया कि साहब जिसके पास है उसी की है। आप कह रहे हैं आपकी, तो दिखाइए कागज़, आपके पास टाइटल होना चाहिए, अदरवाइज यू कैन नॉट। तो ये इतना पुराना लॉजिक है और ये फंडामेंटल लॉजिक है लॉ का, जिसकी बेस पे लॉ डेवलप होता है। तो ये कोई यूनिक चीज़ नहीं है। और ये कैसे फ्लिप हो रही है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। तो क्योंकि आप जजमेंट को पढ़ रहे थे और आपने कुछ घंटे आपने इसमें लगाए हैं, जजमेंट तो आज ही आया है, तो एक 150 पेज का जजमेंट है, तो उसमें वक्त लगता है। तो इन मोटी मोटी जो इश्यूज थे, जो डिफरेंट लोगों को, स्टेक होल्डर्स को, जिन्होंने कोर्ट में केस लाया था, उस पर हमने बात की। लेकिन उसके अलावा भी आपका ये कहना है कि बहुत सारी चीज़ें एम्बेडेड हैं जी इसमें, इंटरप्रेट किया जा रहा है। जी शेड्यूल ट्राइब्स के ऊपर आप बात बोल रहे थे, आप लिमिटेशन एक्ट की बात बोल रहे थे, आप एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट की बात बोल रहे थे। उसको बताइए कि ये जो लॉजिक कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, कि उसमें सिर्फ ये नहीं है कि जो हम बात कर रहे थे, बट और एक्स्ट्रा लेयर्स रीप हो रही हैं। क्योंकि जब आपने शेड्यूल ट्राइब की बात करी, तो मैं अभी क्योंकि वन गुजरों पे डॉक्यूमेंट्री बना रहा था, और वो
ट्राइबल्स हैं हिमाचल में, जम्मू एंड कश्मीर में, और उत्तराखंड में नहीं है। और हालांकि उनका यूनिक कल्चर है। उसके बाद उत्तराखंड में यूसीसी भी है। यूसीसी लागू होने से अगर उनको ट्राइबल स्टेटस मिल जाता है तो उनके ऊपर इस वजह से यूसीसी लागू नहीं होगा क्योंकि उनकी यूनिकनेस है। और वहाँ पे अब ट्राइबल को इस कंटेक्स्ट में क्यों रैंडमली इंटरप्रेट किया जा रहा है, फॉर मी इट वाज इंटरेस्टिंग कि मतलब देयर इज अ पोटेंशियल ऑफ अ मुस्लिम ट्राइबल। देखिए, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो मैं बताऊं, ये डिबेट बड़ी इंटरेस्टिंग है। जब इस लॉ को कंटेस्ट किया गया था तो बहुत सारे लोगों ने पिटीशन डाली, ठीक है, मेरे ख्याल से 50 से ज़्यादा पिटीशंस थी। कोर्ट ने कहा कि साहब हम 50 पिटीशन तो नहीं सुनेंगे, ठीक है। उसमें एक पिटीशन महुआ मोइत्रा की भी थी, जो आपने जो बात की ना जेपीसी की, कि ठीक से जेपीसी नहीं हुई। वन ऑफ द ग्राउंड्स फॉर महुआ मोइत्राज पिटीशन वाज कि जेपीसी ठीक से नहीं हुआ, ठीक है, इसलिए ये लॉ ठीक नहीं है ना, ठीक से कंसल्टेशन नहीं हुआ इस लॉ में। सिमिलरली एक पिटीशन डाली थी अंडमान के एक एमपी ने, और उसका ग्राउंड था कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स मुसलमान भी हैं, ठीक है, आप उनसे उनका राइट टू क्रिएट वक्फ ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। हुआ क्या, उसमें उतनी सारी जो पिटीशंस थी उसमें कोर्ट ने कहा साहब हम सिर्फ 5 पिटीशंस लेंगे, ठीक है। तो उन 5 पिटीशंस में और पिटीशंस तो गई, ये 2 पिटीशंस भी गायब हो गई, दे वर नॉट कंसीडर्ड। तो क्योंकि आपने वो कंसीडर ही नहीं किया पिटीशन को, आप उसमें एंटर ही नहीं हुए। आपने जैसे ब्रश के ब्रॉड स्ट्रोक्स होते हैं ना, ऐसे ऐसे करके पेंट कर देना, ये वैसी चीज़ है ना। आप ये कह रहे हैं कि साहब शेड्यूल ट्राइब का एक कल्चर होता है, बहुत डिफरेंट कल्चर होता है, कल्चरल माइनॉरिटी होती है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ बन रहा है। वो जो एमपी जो क्लेम लेके आया था कि भाई हमारे यहाँ शेड्यूल ट्राइब मुसलमान भी होते हैं, आप हमारा राइट ख़त्म कर रहे हैं, आर्टिकल 14 भी वायलेट कर रहे हैं, 25, 26 बहुत सारे राइट्स आप मेरे वायलेट कर रहे हैं, क्योंकि वो पिटीशन आप इंटरटेन नहीं कर रहे हैं, वो आर्ग्यूमेंट भी इंटरटेन नहीं कर रहे हैं आप। ये होता है कोर्ट ऑफ लॉ में, जब आपको एंट्री ना मिले तो आपका आर्ग्यूमेंट भी नहीं एंटर होता, जब आपका आर्ग्यूमेंट एंटर नहीं होता तो उस पर डिबेट भी नहीं होती। रिप्रेजेंटेशन इतनी बड़ी चीज़ है, पीपल डोंट अंडरस्टैंड। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इतनी बड़ी चीज़ है कि उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली कोर्ट में होता है, ठीक है। ये है शेड्यूल ट्राइब का केस जो आप बताए, जो आपने हाईलाइट किया। उसके अलावा इसमें एक चीज़ और है, इसमें एक डीपली एम्बेडेड इंटरप्रिटेशन ये भी है, क्योंकि मैंने वन गुज्जर के केस में भी देखा, क्योंकि भी क्लेम डाल रहे हैं कि भाई हमारा यूनिक कल्चर है, ये सारी चीज़ें हैं, तो उनका कहना ये है कि तो आप मुसलमान कैसे हुए। इसका मतलब ये है कि मुस्लिम होना, हालांकि बहुत सारे जो इन्हीं इलाकों में पंडित हैं या दूसरे लोग हैं उनको ट्राइबल स्टेटस है, तो आपकी यूनिकनेस डिफाइन होने में आपका नॉन मुस्लिम होना या एनिमिस्टिक होना या आपकी बिलीफ्स में इंडिजिनस व्हाटएवर देयर इंटरप्रिटेशन इज, वो होना उस यूनिकनेस का पैरामीटर बन जाता है। बिल्कुल। तो आप उसको लॉ में आप एंश्राइन कर रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ जजमेंट्स के मुस्लिम आइडिया एक ट्राइब में हो ही नहीं सकता है। अगर वो आ गया है, कोई ट्राइब इस्लाम को कबूल कर दे रही है तो उसकी यूनिकनेस खत्म हो जा रही है, उसका ट्राइबल स्टेटस खत्म हो जा रहा है। नहीं, ये तो बहुत पुरानी डिबेट है। लोग जिसको कहते हैं ना, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ स्कॉलर्स इसको डिबेट करते हैं कि जो हमारे यहाँ जो रिजर्वेशन कैटेगरीज हैं, दे आर नॉट न्यूट्रल, दे आर बायस्ड, दे फेवर सम ग्रुप्स। हालांकि हिमाचल और जम्मू एंड कश्मीर में मुस्लिम ट्राइबल है, यही गुज्जर। हाँ, तो इवन स्टेट बाउंड्रीज में भी जो आपने बोला ना पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में आबादी मुसलमानों की है, वो लेजिस्लेशन में जा रहे हैं तो वो लॉ बना सकते हैं। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। इस लेवल की सब्जेक्टिविटी है लॉ मेकिंग में भी, बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिविटी, बहुत ज़्यादा। भाई आप अगर कैटेगरी आपको आइडेंटिफाई नहीं कर रही है, कहने का मतलब भाई ये बहुत पुरानी डिबेट है कि क्या मुसलमान शेड्यूल कास्ट हो सकता है या नहीं, है ना।
ये बहुत पुरानी डिबेट है, क्योंकि अगर कोई दलित मुसलमान बनता है वो शेड्यूल कास्ट नहीं रहता फिर, वही आर्टिकल 341 की डिबेट है, ये भी हाँ। एक्सक्लूजनरी लॉ है। है ना। तो ये बहुत पुरानी डिबेट है। ये डिबेट आपको इसका इम्प्लीकेशन यहाँ भी मिल रहा है आपको, है ना, इन वन वे और दी अदर। और इंटरेस्टिंगली जो आपने बीच में बात बताई थी कि वो बाइगमी का लॉजिक वो वक्फ में लगा रहे हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप इंटेंशंस को भी मिक्स कर रहे हैं, बिल्कुल, कि ऐसा नहीं है कि एक इंडिविजुअल की मल्टीप्लिसिटीज ऑफ इंटेंशंस भी हो सकती हैं किसी चीज़ में एंटर करने की, लेकिन आप उसको एक नेगेटिव ट्रोप में, स्टेरियोटाइप में फिक्सेट करके आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये बताना चाहते हैं कि अगर कोई मुसलमान हो रहा है तो 2 शादी करना चाहता है, 3 शादी करना चाहता है, इसलिए हो रहा है। या फिर 1923 में अगर वक्फ के ऊपर ये डिबेट हो रहा है, जो आपने बोला कि सेलेक्टिव यूजेज हुआ उस टाइम के, उसका कि इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे करप्शन है और वो है, वो कॉन्टेक्स्ट को पूरी तरीके से इन्वोक नहीं किया गया। तो अल्टीमेटली एक वोकैबुलरी क्रिएट करने के लिए एक लिटरेचर क्रिएट किया जा रहा है विद इन लॉ, जो रेफरेंशियल है इंटरनली, क्योंकि आपने ही मुझे क्योंकि पहले बताया है कि सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट्स अपने प्रायर जजमेंट्स को प्रेसिडेंट बना के या फिर उसको रेफर करके ही वो लॉजिक बनता चला जाता है। तो एक बार अगर लॉजिक एंटर कर गया, बिल्कुल, तो समझिए कि आपका एक मतलब लड़ाई इससे यहाँ पे पहुंच गई। दोनों चीज़ है, दोनों चीज़ अली भाई। अगर गलत लॉजिक एंटर कर गया तो वो फिर जैसे होता है ना, सर्कुलेट होता है ब्लड में चीज़ें, वैसे जजमेंट में सर्कुलेट होगा। वही ठीक है। नाउ दिस इज़ नॉट द टॉपिक, बट आई कैन टेल यू इंस्टेंसेस। फॉर एग्जांपल खुला का जो जजमेंट है ना, उसमें मौलाना मौदूदी का जो इंटरप्रिटेशन है खुला को लेके, वो इनकम्प्लीट इंटरप्रिटेशन एकेडमिक सोर्सेस से जजमेंट्स में गया। इनकम्प्लीट इन व्हाट सेंस कि मतलब उनकी रीडिंग इनकम्प्लीट है या उनको रीड करने वालों का इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग थी? उनकी किताब उर्दू में थी, उसको ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, ठीक है, और खुला पे जजमेंट पे डिस्कशन हो रहा है 10 पेज में, जो ट्रांसलेट कर रहा है वो उसको पढ़ रहा है 5 पेज, और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा है। वो चीज़ कोर्ट्स यूज कर रही हैं, और अब वो जजमेंट में आ गया, वो जजमेंट में सर्कुलेट हो रहा है। ठीक है। नो वन इज बॉदरिंग टू गो टू द ओरिजिनल सोर्स। क्यों? क्योंकि कोर्ट अपने आप को रेफर करते हैं, तो पुराने जजमेंट में ये बोला, पुराने जजमेंट में ये बोला। इसी पूरे जजमेंट में आप देख लीजिए, एक पैराग्राफ में बात बोली है, 2 पैराग्राफ में फिर वही बात बोली है, रिपीट हो रही है बात, ठीक, एज एफ कॉपी पेस्ट हो रहा है। ठीक है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन इसका दूसरा फ्लिप साइड भी है, जो मैंने शेड्यूल ट्राइब में आपको बताया, अंडमान वाला केस। अगर लॉजिक आपका एंटर नहीं हुआ तो वो नहीं होगा। वही है कि वो आपकी इतनी बड़ी लड़ाई बन गई कि उसको एंटर करवाने के लिए आपको मूवमेंट करना पड़ेगा। बिल्कुल। वो अब अगर आप एंटर नहीं हुआ तो अब एंटर होगा भी नहीं, क्योंकि कहानी खत्म हो गई। अब वो डिबेट में आपकी बात है ही नहीं, अब वो दूसरी डिबेट कंसिडर ही नहीं होगा, है ना। इरेजर है, इरेजर, एकदम इरेजर हो जाता है। अब आप इसमें एक जो आपने बात बोली एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एक्ट की, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है। वक्फ लॉ जो है वो ये कह रहा था कि अगर किसी प्रॉपर्टी को हम एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रॉपर्टी बना देते हैं, मान लेते हैं, जो अमेंडमेंट है वो ये कहता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी एंशिएंट मॉन्यूमेंट 1958 लॉ में आ जाती है तो वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। ठीक है। इसको कपिल सिब्बल एंड अदर्स ने चैलेंज किया कि साहब वक्फ प्रॉपर्टी क्यों नहीं रहेगी। ठीक है, रहनी चाहिए वक्फ की, उसका स्टेटस ऑफ वक्फ कैसे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। अब मैं आपको इसमें कोर्ट का लॉजिक बताता हूँ। कोर्ट ये कहती है कि एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 एंड एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958, ये 2 लॉ हैं, have been enacted for the avowed purpose of protection of ancient monuments. Ancient monuments को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ बनाए गए हैं। अगला सेंटेंस बहुत इंटरेस्टिंग है। Such monuments are a vital part of the cultural heritage of our country and therefore they need to be protected. ठीक है, अंडरस्टूड कि साहब ये अब कल्चरल हेरिटेज की बात हो रही है, कहने का मतलब एक नेशनल आइडेंटिटी की बात हो रही है। ठीक है, अंडरस्टूड है। वक्फ जो है वो कम्युनिटी आइडेंटिटी का इशू है।
अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि भाई इसको, ये तो एंशियंट आइडेंटिटी है, हाँ। अब आपने उसको वक्फ को कॉम्प्लिकेट कर दिया अगेन। वो कॉम्प्लिकेट हो गया लॉजिक। अच्छा, कोर्ट ने 170 पैराग्राफ नंबर 170 में कोर्ट ये कहती है कि जेपीसी में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आया जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में, और उसने ये कहा कि साहब जिन प्रॉपर्टी को हम एंशिएंट मॉन्यूमेंट बनाते हैं उनको रेगुलेट करना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस पर वक्फ का भी क्लेम है। तो अब वक्फ का जो मुतवल्ली है या जो वक्फ बोर्ड है वो हमको काम करने नहीं देता। ठीक है, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सब्सटैंटिव लॉ में नहीं निकलता है इस सेंस आप में। ये बोल सकते हैं कि भाई ठीक है, तुम्हारा इसका काम है प्रिजर्वेशन, बिल्कुल, तुम इसको प्रिजर्व करो, इसमें टूरिज्म सही से हो। आपका इसमें ये काम नहीं है कि भाई आप उसमें और क्या चीज़ें हो रही हैं जो मुतवल्ली डिसाइड कर सकता है, जिसके लिए वो वक्फ हुई थी, उसको चैलेंज नहीं कर सकते आप। हाँ। अब देखिए, अब कोर्ट ये कह रही है ना, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एक्ट जो है 1958, उसका सेक्शन 5 क्लॉज 6 ये कहता है कि साहब ये प्रॉपर्टी जिस चीज़ के लिए यूज़ होती थी उस चीज़ के लिए यूज़ होगी। कहने का मतलब अगर एक मस्जिद थी, एंशिएंट मॉन्यूमेंट बन जाती है तब भी तो मस्जिद की तरह यूज़ होगी। कोर्ट का ये कहना है कि भाई अगर कोई मस्जिद थी, एंशिएंट मॉन्यूमेंट बन गई, नमाज पढ़ने का तो आपके पास हक अभी भी है। ठीक है, तो वो वक्फ रहे या ना रहे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, वक्फ अगर उसको हटा भी दिया जाए तो भी तो आप नमाज पढ़ सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे सवाल क्या है? वक्फ जो है वो सिर्फ प्रैक्टिस से डिसाइडेड नहीं होता, उस जगह की भी एक सैंक्टिटी है ना। मस्जिद की अपनी आप एक सैंक्टिटी है और वहाँ नमाज पढ़ना इज समथिंग एल्स। आपने क्या किया, उस जगह की सैंक्टिटी को सेक्युलराइज कर दिया। ठीक है, आपने बता दिया कि भाई ये कम्युनिटी स्पेस नहीं है। ठीक है, नमाज भले पढ़िए आप यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है कि 50% डाइल्यूट हो गया, वैसे ही आपका राइट। ठीक है, कल की डेट में आप वो भी डाइल्यूट हो सकता है। स्टेप बाय स्टेप है वो, स्टेप बाय स्टेप भी हो सकता है ना। भाई कोर्ट यहाँ क्या कह रही है, देखिए, सब सेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 5 ऑफ दिस सेड एक्ट permits the citizens to continue with their customary religious practices even if such an area is a protected monument. So in that view of the matter, we do not find that any case is made out to stay the said provision. और इन रियलिटी तो ये जितनी भी सारे हम लोग, क्योंकि वीडियोस बना रहे हैं, सारे जितने भी पुरानी मस्जिदों पे उस पे वो सब बंद पड़ी हैं जी। आप यहीं पे आप दिल्ली में चल जाइए, 56 मस्जिद हैं जी, जो ASI और मुख्तलिफ उनके अंडर आती हैं, वो सब बंद पड़ी हैं। सिमिलर इज द केस जो फाइनल आई थिंक विच कैन बी द फाइनल पॉइंट जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, वो लिमिटेशन एक्ट है। पेटिशनर्स का आर्ग्यूमेंट, कपिल सिब्बल साहब, हुज़ैफ़ा अहमदी और लोगों का आर्ग्यूमेंट ये साहब लिमिटेशन एक्ट आप क्यों लगा रहे हैं इस पर? अभी तक नहीं लगता था लिमिटेशन एक्ट। ठीक है, लिमिटेशन एक्ट क्या है बताइए। लिमिटेशन एक्ट जो है वो ये कहता है कि साहब एक लेवल तक आप अपने राइट्स को बचा सकते हैं। कहने का मतलब अगर आपने एक ज़मीन 50 साल यूज़ नहीं की, अब आप आ रहे हैं 50 साल के बाद कि साहब मेरी ज़मीन है, तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो एक लिमिटेशन है कि भाई एक बाउंड्री खींच दी गई है। ठीक है, इनका कहना है भाई आप लिमिटेशन एक्ट 1963 पे क्यों लगा रहे हैं? कभी भी नहीं लगाया गया इससे पहले। ठीक है, और आप वक्फ पे क्यों लगा रहे हैं? वक्फ पे अगर आप लिमिटेशन एक्ट लगा रहे हैं तो यही लॉजिक आप और जगह लगाइए फिर। वक्फ पे कैसे लगा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? वक्फ बाय यूज़र पे लग जाएगा ना लिमिटेशन। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, किसी भी प्रॉपर्टी को यूज़ नहीं किया आपने, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे आपका वो था फेमस केस मस्जिद शाहिदगंज वाला। मस्जिद शाहिदगंज जो हमने पहले डिस्कस भी किया, मस्जिद शाहिदगंज केस क्या है भाई? एक मस्जिद है जो ये क्लेम किया जाता है कि कई सौ साल तक यूज़ नहीं हुई। वहाँ पे सिखों ने अपना रिलीजियस प्रैक्टिस स्टार्ट की, वो केस, उस पर केस हुआ, कोर्ट ने कहा कि भाई लिमिटेशन एक्ट लगता है यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत टाइम से सिख यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही है, इनकी जगह है। ठीक है, मस्जिद शाहिदगंज वर्सेस गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी केस।
आई थिंक 1940 का लाहौर हाई कोर्ट का जजमेंट है ये, है ना। तो लॉ ऑफ लिमिटेशन यहाँ भी लग जाएगा। अगर आप किसी जगह को यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप उसको, यही लॉजिक आपने जो है वो इनडायरेक्टली आपने बाबरी जजमेंट में लिया है। अब बहुत सारे जो, क्योंकि ये जो बात हो रही थी कि मस्जिदें जो बंद पड़ी हैं जी वो फोर्सफुली बंद पड़ी हैं, तो उनका यूज़ नहीं हो रहा है, जी और उनका यूज़ 20 साल 30 साल 50 साल से नहीं हो रहा है, तो आप लगा दीजिए लॉ ऑफ लिमिटेशन। भाई, बाबरी मस्जिद का जो जजमेंट यही है ना, हम्म कोर्ट ने ये कहा कि भाई हमारी नज़र में 250-300 साल तक तो आपने उसमें कुछ किया नहीं, बट हिंदू क्लेम जो है वो ये है कि उन्होंने वहाँ पे प्रैक्टिस किया। तो आपकी जगह कैसे हो सकती है वो, हम्म। है ना। तो वक्फ बाय यूज़र और लॉ ऑफ लिमिटेशन ये दोनों एक साथ, दोनों एक दूसरे के एंटीथेसिस हो जाते हैं, ठीक है। तो इन लोगों पेटिशनर्स ने ये आर्ग्यू किया कि साहब आप लिमिटेशन एक्ट कैसे लगा सकते हैं, ये वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 है। क्यों? क्योंकि आप अगर वक्फ पे लगा रहे हैं विच इज़ अ मुस्लिम इंस्टीट्यूशन, देन यू अप्लाई टू एवरीथिंग, ठीक है। कोर्ट ने इसको दूसरी तरीके से फ्लिप कर दिया, विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग वे। जिस तरीके आप ये समझें कि पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि लीगल आर्ग्यूमेंटेशन जो है ना वो बहुत इंटरेस्टिंगली फ्लिप होता है, ठीक है। कोर्ट ने ये कहा कि आप इसको वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 क्यों कह रहे हैं? अगर लिमिटेशन एक्ट नहीं लगाया जाएगा तो वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 है, क्योंकि सारी प्रॉपर्टीज में लिमिटेशन लगता है, वक्फ में क्यों ना लगे, विच इज ऑल टुगेदर ए डिफरेंट लॉजिक। बट जब ये एक्सेप्ट किया जा रहा है कि वक्फ एक इटर्नैलिटी को सिंबलाइज करता है, कि उसकी डोनेशन का पर्पस ही ये है कि भाई वो उसकी एंडलेस कंट्रीब्यूशन होगी, और उसमें जो स्टेट या जो कॉलोनियल स्टेट फिर पोस्ट कॉलोनियल स्टेट में जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ क्रिएट की जाती है क्लेम लड़ाई झगड़े में, उसमें बीच में अगर रोक आ गया, वो इस वजह से नहीं आता है कि नहीं चाह रहे थे, वो कई बार इस वजह से आता है कि कम्युनिटी को रिलोकेट कर दिया या उस पर क्लेम डाल दिया, तो उसको एक प्रिंसिपल यूज़ करके कि भाई देखिए इतने टाइम से नहीं हुआ, तो आपका एक लॉजिक ऐसा तैयार हो गया कि स्टेट के ही क्रिएट की हुई एक्सेप्शंस जिसकी वजह से प्रॉपर्टी यूज़ नहीं हो पा रही थी, उसी को इस्तेमाल करके स्टेट अब क्लेम करेगी कि आप अब क्योंकि ये इस्तेमाल नहीं हो रहा था तो आप वायलेशन कर रहे हैं एक स्टैंडर्ड प्रिंसिपल का जो होना चाहिए, हालांकि उसकी इंटरनैलिटी भी रिकग्नाइज्ड है। देखिए इसको आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अली भाई। देखिए इसको कैसे समझना चाहिए, आप चीज़ों को मिक्स मत कीजिए, लॉजिक को मिक्स मत कीजिए। अगर कोई प्रॉपर्टी कम्युनिटी प्रॉपर्टी है तो आप उसको नेशनल प्रॉपर्टी मत बनाइए, लॉजिक मिक्स मत कीजिए आप। एक नेशनल प्रॉपर्टी होती है, एक कम्युनिटी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई टेम्पल है तो इट बिलोंग्स टू हिंदूज, इट डज नॉट बिलोंग टू सिख, इट डज नॉट बिलोंग टू मुस्लिम्स, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। अगर कोई गुरुद्वारा है तो वो बिलोंग करता है सिखों के पास, वो उसको अगर नहीं यूज करते तो भी वो सिखों को ही बिलोंग करता है। तो जो हमारा डिस्कशन था इस बार निज़ाम भाई, वो लॉ की वोकेबलरी एम्बिग्विटी में कैसे क्रिएट होती है। जी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जब आया पोस्ट बाबरी या प्री बाबरी जो उस दौरान आया, तो उसमें बाबरी को एक्सेप्शन रख के एक नॉर्म की बात की गई कि नॉर्मेटिवली अब ये होगा, जी लेकिन उस लॉजिक में ये नहीं समझा गया कि देयर इज़ नो एक्सेप्शन इन यूनिवर्सल थिंग्स, और जब वो एक्सेप्शन किसी भी तरीके से उसको साबित कर दिया जाएगा बाय मेजोरिटेरियन लॉजिक, तो फिर वो नॉर्म बन सकता है, क्योंकि फॉल्सिफाइबिलिटी प्रिंसिपल से कि अगर किसी भी थ्योरी में एक ऐसी फाइंडिंग है जो उसमें कंप्लीटली फिट नहीं होती है, इसका मतलब थ्योरी पूरी प्रॉब्लमेटिक है। और अभी भी ये जो जिस तरह से लॉ कंस्ट्रक्ट हो रहा है और उसमें जो एम्बिगुअसली जो सेंटेंसेस का कंस्ट्रक्शन है, जो रिलेशनल लॉजिक है जो कोर्ट क्रिएट कर रहा है, और उसको उसके इंटरप्रिटेशन को
जस्टिफाई या क्रिएट कर रहा है, वो जो सर्कुलेशन बनेगा वो एट द एंड ऑफ द डे इट विल लीड टू बायस अगेंस्ट मुस्लिम कम्युनिटी विद रिस्पेक्ट टू देयर कम्युनल प्रॉपर्टीज। ये लोग मिस आउट कर रहे हैं। लोग शॉर्ट टर्म पे ऐसी चीज़ों को जो बज़ाहिर गेन्स दिखते हैं और बहुत जल्दबाजी में उससे एंगेज कर लेते हैं, और ये नहीं देखते कि अगर आप 1 2 4 दिन रुक के थम के, कुछ नहीं होगा कि अगर आपका प्रेस स्टेटमेंट नहीं आएगा, कुछ नहीं होने वाला है कि अगर आपका, लेकिन अगर एक बार डिस्कोर्स बन गया कि नहीं पॉजिटिव है, तो फिर उसको चैलेंज करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो भी एक लॉजिक है कि भाई आपने तो ये बोला और अब आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। हाँ देखिए, आपने उसको एक्सेप्ट किया या नहीं किया, कोर्ट ऑफ लॉ में उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। बिल्कुल सही बात है। कोई भी ये कहेगा कि भाई मुसलमान सेलिब्रेट करें, हिंदू सेलिब्रेट करें, पेटिशनर सेलिब्रेट करे, रिस्पोंडेंट सेलिब्रेट करे, कोर्ट को उससे कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल सही बात है। बट देयर इज अनदर आर्ग्यूमेंट, एंड द आर्ग्यूमेंट इज देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पॉलिटिक्स ऑफ द कोर्ट। नहीं, मैं तो ये उल्टा यही आर्ग्यू कर रहा हूँ कि जैसे ही आपने इसको सेलिब्रेट कर दिया, कोर्ट ने जो भी किया एक पॉपुलिस्ट लॉजिक में वो तैयार हो गया, और वो पॉलिटिकली इस्तेमाल होगा, और उसकी बार बार वो न्यूज़ रूम में बोला जाएगा कि भाई ये हिस्सा इसको देखिए, इन्होंने फलाना ने बोला है कि अच्छा है, या आप कैसे बोल रहे हैं, और वो एम्बिग्विटी को यूटिलाइज करके वो टाइम एक्सटेंड होते होते वो लॉ बन जाएगा जिसको आप नहीं, वो एक चीज़ है। दूसरी चीज़ ये भी है अली भाई कि जब आप अपने एक्शंस के थ्रू ये दिखा रहे हैं कि यू आर हैप्पी, देन सी एट द एंड ऑफ द डे अगर आप लिंग्विस्टिकली देखें तो जब आप कोर्ट के पास जाते हैं तो जो इश्यूज को फ्रेम किया जाता है उसमें भी चॉइस होती है। ठीक है, उसको ए भी बनाया जा सकता है, बी भी बनाया जा सकता है। तो वो जो आप इश्यूज को फ्रेम करते हैं वो आप कुछ सोच के करते हैं, वो स्ट्रेटेजिक चॉइस होती है। जो पेटिशंस डाली जाती है वो स्ट्रेटेजिक चॉइस होती है, जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो स्ट्रेटेजिक चॉइस होती है, और जो जजमेंट्स होते हैं उनमें भी स्ट्रेटेजिक चॉइसेस होती हैं। ठीक है, जब आपने ये डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया कि यू विल एक्सेप्ट दिस चॉइस, ठीक है, देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू चैलेंज इट। जी, आपने सेटिस्फैक्शन अपना दिखा दिया। जब आपने सेटिस्फैक्शन अपना दिखाया है, इट मीन्स अब द इंस्टीट्यूशन इज ऑल्सो हैप्पी। इंस्टीट्यूशन भी अब खुश है कि चलो दिस इज हाउ थिंग्स कैन बी बैलेंस्ड, दिस इज हाउ थिंग्स कैन बी फ्रेम्ड, है ना। तो जो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि पॉलिटिक्स जो है वो हर लेवल पे है। इंस्टीट्यूशंस में अपनी एक पॉलिटिक्स होती है, ठीक है, लॉ की अपनी पॉलिटिक्स है, पार्लियामेंट की अपनी पॉलिटिक्स है, जुडिशरी की अपनी फ्रेमिंग है, पॉलिटिक्स है ना। आप इसको ब्लैक बॉक्स की तरह नहीं समझ सकते कि साहब मालूम ही नहीं है क्या है, कि जो हो गया वो कह दिया। ऐसा नहीं होता है। आपको वहाँ जाके अपनी बात बार बार रखनी पड़ेगी, ठीक है, बार बार बात रखनी पड़ेगी, बार बार बात डिफरेंट तरीके से रखनी पड़ेगी कि चलो ये बात नहीं मानी जाएगी तो ये मानी जाएगी, ये नहीं मानी जाएगी तो ये मानी जाएगी। तो ये एक्चुअली फ्रेमिंग का कहानी है पूरी। वो 100 से शुरू कर रहे हैं, और जो ज़ीरो का मामला था उसमें वो 60 अचीव कर पा रहे हैं कि भाई आपका ज़ीरो क्लेम हो सकता था या है मुस्लिम कम्युनल प्रॉपर्टी में, उसमें वो कि भाई आपके नॉन मुस्लिम मेंबर भी हो जाएंगे, स्टेट डिसाइड भी कर दे कि भाई कैसे मुस्लिम घोषित किया जाए कि 5 साल से वो कर रहा है। वक्फ बाय यूज़र में भी आपका चैलेंज क्रिएट कर दिया, डिलिमिट, मतलब एक तरीके से आपको जिसमें आप कितनी प्रॉपर्टीज़ को साबित कर, बहुत सारी आप नहीं कर पाएंगे साबित। ठीक, आपका सीईओ का वैसे भी लॉजिक गवर्नमेंट के फेवर में है ना। लॉजिक गवर्नमेंट के फेवर आपको डिफाइन करना है गवर्नमेंट प्रॉपर्टी कौन सी है, आपको ये नहीं डिफाइन करना कि वक्फ कौन सी है। वो भी फ्लिप कर दिया। सीईओ ज़्यादातर ऐसा होगा कि मुसलमान हो, लेकिन ये नहीं बोला कि नॉन मुस्लिम नहीं हो सकता। तो आप जीते किस में? मुझे इसी बात पे हैरानी है कि लोग इसको पॉजिटिव इंटरिम ऑर्डर कैसे मान रहे हैं। ठीक है, वो आपकी बात है। अगर आप सिर्फ स्टे देखें तो ठीक है, लेकिन स्टे के पीछे कुछ रीजनिंग यूज किया है ना। रीजनिंग तो प्रॉब्लमेटिक है ना, और वो कोई इंडेफिनिट स्टे नहीं है। हाँ। मतलब उसमें ये बता दिया कि जब तक ये नहीं होगा तब तक ये स्टे, और उसमें जो रीजनिंग ली गई वो
ऐसा चीज़ को बयान करती है, उस तरफ डायरेक्शन जा सकता है जहाँ आपसे और ज़्यादा जी प्रॉब्लमैटिक चीज़ उससे अराइज हो सकती है, क्योंकि अभी तक ये रूल डिफाइन नहीं हुआ था स्टेट के अपैरेटस में हु इज़ अ मुस्लिम। जी अब पहली बार हु इज़ अ मुस्लिम, यस जैसे आपने वो जो आप बाबरी का इरफान फारूकी जजमेंट है, इस्माइल फारूकी इस्माइल फारूकी जो जजमेंट है, उसमें आप बोलते हैं कि भाई जो रिपोर्ट लिख रहे हैं हम, आप लिख रहे हैं कि उसमें कि भाई ये इंटरप्रिटेशन होना कि जो प्लेस है, स्ट्रक्चर और प्लेस में क्या डिफरेंस है, या स्ट्रक्चर और आप उसको अगर वो करें कि एट द एंड ऑफ द डे के मुस्लिम की जो मॉस्क है उसको स्ट्रक्चर देखा गया रीजनिंग में, और हिंदू टेम्पल को उस प्लेस से सिग्निफाई किया गया। तो आपको अगर स्ट्रक्चर चाहिए तो कहीं और बनवाया जा सकता है, लेकिन प्लेस वही रहेगी। तो बहुत शुक्रिया निज़ाम भाई, हर बार आपसे बात होती है, मौका मिलता है कि लॉ को और गहराई से समझें, और स्पेशली इस बार ये अच्छा हुआ कि हम लोग इमीडिएटली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। यूजुअली हम लोग उसको इस तरह है कि हम पूरे लॉ को पिछले 50-100 साल में हम ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि आइडेंटिटी कैसे मार्जिनलाइज हो रही है। इस बार हम लोग ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी फॉर एक जजमेंट आया है और उसमें किस तरह से कम्युनिटी रिएक्ट करती है, और वो कम्युनिटी के रिएक्शन से किस तरह से उसका फ्यूचर डिसाइड होता है, और वो खुद कंप्लिसिट हो जाती है क्योंकि वो वक्त नहीं देती है, वो ये समझने की कोशिश नहीं करती है कि उस वोकैबुलरी की पॉलिटिक्स क्या है और वो किस तरह की दुनिया को शेप कर सकता है। बिल्कुल क्योंकि जो लॉ है वो ही नेशन स्टेट में रियलिटी को प्रोड्यूस करता है, क्योंकि उसी के कंटूर्स के विद इन रियलिटी मैनिफेस्ट कर सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे लगता है कि इस इश्यूज़ पे और इन इश्यूज़ पे हम बात करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह खैर। बहुत